मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को 15 अप्रैल तक मिलेंगी पुस्तकें। विद्यालयों में खेल व स्वच्छता पर अलग से कक्षाएं शुरू करने के दिए निर्देश। साइक्लोथॉन 2.0 का पलवल पहुंचने पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने किया स्वागत। कहा, युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगी यात्रा। नशा मुक्त हरियाणा बनाने में बढ़ेगी युवाओं की भागीदारी। देश भर में आज मनाई जा रही है महावीर जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और केंद्र सरकार ने नया आधार ऐप किया लॉन्च। आधार की कॉपी की जगह यूपीआई की तरह QR कोड स्कैन कर हो सकेगा सत्यापन। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को 15 अप्रैल तक पुस्तकें मिल जाएंगी। साथ ही प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी किसी भी किताब की दुकान से अपनी पुस्तक खरीद सकते हैं। वे किसी एक दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य नहीं हैं। वे कल चंडीगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के बजट भाषण में जो भी विषय आए हैं, उन सभी विषयों को चिन्हित कर तीव्र गति से कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार कर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर बोर्ड कक्षाओं के पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र तथा मॉक टेस्ट अपलोड करने के निर्देश दिए, ताकि इससे विद्यार्थी अध्ययन कर लाभ उठा सकें। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बोर्ड की कक्षाओं के प्रश्न पत्रों में आवश्यक बदलाव करने के लिए कमेटी का गठन करने को भी कहा गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में खेल व स्वच्छता विषयों पर अलग से कक्षाएं शुरू की जाएं और विद्यालय स्तर पर स्वच्छता का कार्य किया जाए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में साफ सफाई, हरियाली, रंग रोगन, स्लोगन आदि कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को यहां आने से प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि RTE के तहत किसी भी स्कूल में कोई भी सीट खाली न रहे। साथ ही उच्चतर शिक्षा के किसी भी संस्थान में कोई भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को महीने में 1 दिन किसी राजकीय विद्यालय का दौरा करना अनिवार्य किया और इसके एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में इस वर्ष पूर्ण रूप से लागू करने को कहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बच्चों को स्कूल स्तर से ही अधिक मजबूत करने का काम किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विद्यार्थी और शिक्षक अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विद्यार्थियों में गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित करने के लिए जल्द ही एक रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह स्कूलों की ट्रैकिंग के लिए पोर्टल बनाया गया है, इसी तर्ज पर उच्चतर शिक्षण संस्थान की ट्रैकिंग के लिए पोर्टल बनाया जाए। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश के हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए जिलों में एक महाविद्यालय का चयन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शुरू की गई साइक्लोथॉन 2.0 का पलवल पहुंचने पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया और नशा न करने की शपथ भी दिलाई। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से शुरू की गई साइक्लोथॉन रैली प्रदेश के हर जिले में दस्तक देते हुए नागरिकों को जागरूक करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगी और नशा मुक्त हरियाणा बनाने में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सरकार द्वारा प्रदेश को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया गया और इस मिशन में हम अवश्य सफल होंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा ड्रग्स फ्री हो, ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का संकल्प है। युवाओं को प्रेरित करते हुए ये यात्रा प्रदेश के हर कोने से निकलेगी और हमें पूरा भरोसा है कि साइक्लोथॉन यात्रा के माध्यम से युवाओं में जो संदेश जाएगा, ये साइक्लोथॉन यात्रा एक प्रेरणा का केंद्र बनेगी और इससे जरूर युवाओं को नशा मुक्त ड्रग्स फ्री हरियाणा का जो संकल्प है उसमें हमारे साथ भागीदारी होंगे और इसमें बढ़ चढ़कर युवा हो, महिलाएं हो,
प्रशासन के लोग हों, हर आम आदमी इस साइक्लोथॉन यात्रा से जुड़कर समाज में एक संदेश देने का काम कर रहा है। नशा जैसी बीमाकृति समाज को खराब कर रही है, युवाओं को खराब कर रही है, परिवार और पीढ़ियों को खराब कर रही है। उसके खिलाफ ये युद्ध है। उसमें माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जो संकल्प और ये युद्ध छेड़ा है, उसमें यहाँ हरियाणा के युवा इसको कामयाब करेंगे। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि साइक्लोथॉन रैली में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस रैली के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि हमें नशे से दूर रहना है, लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यमुनानगर में 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट स्थापित की जाएगी और इससे क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा। उन्होंने कल यमुनानगर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम के प्रबंधों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आगामी 14 अप्रैल को दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट की 800 मेगावाट क्षमता की तीसरी यूनिट का शिलान्यास करने यमुनानगर पहुंच रहे हैं। इससे प्रदेश में बिजली बनाने की क्षमता में वृद्धि होगी। यमुनानगर में प्रधानमंत्री की रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा खेदड़ में भी इसी तरह की एक और यूनिट लगाने की योजना है। पानीपत में 2 और यूनिट लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। देने जा रहे हैं यहाँ पर 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगेगा। उससे हमारी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। जो हम बाहर से लेते हैं हमारी डिपेंडेंस कम होगी उसके ऊपर, और हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा ही एक प्लांट हम खेदड़ में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और 2 प्लांट हम पानीपत में लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बाहर से डिपेंडेंस कम से कम हो जाए, हमारी अपनी बिजली हो। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट लग रहा है यहाँ पर, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि प्रदेश में 20 अप्रैल को भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती मनाई जाएगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शिरकत करेंगे। उन्होंने आज सिरसा में मीडिया से रूबरू होते हुए लोगों को इसका निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी आदर्श महापुरुषों की जयंती मनाती है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को अपने पहले एयरपोर्ट की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री यमुनानगर में थर्मल प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। उन्होंने बताया कि चुनावी कार्यक्रम को छोड़कर ये पहला अवसर होगा जब प्रधानमंत्री एक ही दिन में प्रदेश के 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हमारे आदर्श महापुरुष हैं संत भगत, उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पे मने, ये कार्यक्रम तय हुआ था और लगभग सभी सामाजिक वर्गों ने अलग अलग समय पर अलग अलग महान पुरुषों की, महान आत्माओं की जयंतियां सरकार की अगुवाई में मनाने का काम किया है। देखिए 14 तारीख को अम्बेडकर साहिब जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे हिसार के अंदर बहुत बड़े एयरपोर्ट की सौगात उस दिन देकर के जा रहे हैं। और ये पहला अवसर होगा कि चुनावी कार्यक्रमों का अगर छोड़ने देश के प्रधानमंत्री का एक प्रदेश के अंदर 2 कार्यक्रमों में जाना होगा, दूसरा कार्यक्रम यमुनानगर के अंदर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखना होगा, तो 2 बड़े कार्यक्रमों में आना ये दर्शाता है कि हरियाणा के प्रति नरेंद्र मोदी जी का किस प्रकार का दृष्टिकोण वो चाहते हैं। देश भर में आज महावीर जयंती मनाई जा रही है। यह 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर जैन के जन्मोत्सव को समर्पित है। ये जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है, जो जैन कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार के पटना के पास है। उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक जागृति, आत्म अनुशासन और अहिंसा, सत्य तथा अपरिग्रह के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में मोक्ष की प्राप्ति की। भगवान महावीर के अनुयायी आज के दिन प्रार्थनाओं का मंत्रोच्चारण तथा प्रसाद वितरण करते हैं।
इस दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज महावीर जयंती पर देशवासियों को और विशेष रूप से जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर अहिंसा और करुणा की मूर्ति थे, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म के संदेश से मानवता को नई राह दी। उन्होंने कहा कि महावीर जयंती का संदेश आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए सादगी और दया का जीवन अपनाने तथा भौतिक सुविधाओं और इच्छाओं से मुक्ति का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर की शिक्षा हमें करुणामयी और सद्भावनापूर्ण विश्व की ओर ले जाती हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मतों का सम्मान करने और सभी जीवों के प्रति दया और उनको संदेश आज के युग में और प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाओं ने विश्व भर में असंख्य लोगों को शक्ति दी है। भगवान की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर जन समुदाय भी समाज की भलाई में योगदान दे रहा है। सरकार हमेशा भगवान महावीर के विजन को पूरा करने के लिए कार्य करती रहेगी। केंद्र सरकार ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप उपयोगकर्ताओं को अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे आधार कार्ड ले जाने या फोटोकॉपी जमा कराने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में हुए आधार संवाद के दौरान इस ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करते हुए कहा कि अब केवल एक टैप से उपयोगकर्ता केवल आवश्यक डेटा साझा कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर पूरा नियंत्रण मिलता है। आधार सत्यापन अब यूपीआई भुगतान की तरह केवल एक क्यूआर कोड को स्कैन करके किया जा सकता है। डिजिटल सुविधा और गोपनीयता की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इस ऐप की एक खास विशेषता फेस आईडी प्रमाणीकरण है, जो सुरक्षा को बढ़ाता है और सत्यापन को सहज बनाता है। इस नई प्रणाली के साथ लोगों को अब होटलों, दुकानों, हवाई अड्डों या किसी अन्य सत्यापन बिंदु पर अपने आधार कार्ड की मुद्रित प्रतियां सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी। ये ऐप वर्तमान में अपने बीटा परीक्षण चरण में है। इसे मजबूत गोपनीयता सुरक्षा उपायों के साथ डिजाइन किया गया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आधार विवरण में जालसाजी, संपादन या दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी पड़े, ये थॉट प्रोसेस है। आधार ऑथेंटिकेशन को, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन को हम किस तरह से कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में लेके जा सकते हैं, इसके पीछे एक कारण है। आपने देखा होगा कई जगह आधार कार्ड की खबरें आती हैं कि आधार कार्ड फॉर्जिंग करके किया गया, फॉर्जरी करके किया गया, फोटोशॉप करके नया कार्ड बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश भर से इसकी खबर आती थी। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक 2 स्टेप प्रोग्राम बना। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उपयोगकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नए आधार कानून को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के साथ जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट में मंत्री ने कहा कि जब आधार कानून बनाया गया था तब कानूनी ढांचे में कई खामियां थी, लेकिन अब उन खामियों को दूर किया गया है। हरियाणा को बच्चों के आधार नामांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित आधार संवाद के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य को पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य में पटवारियों तथा तहसीलदारों के सहयोग से वयस्क आधार नामांकन के लिए अभियान चलाया गया। इसके अलावा बच्चों के आधार नामांकन पर विशेष ध्यान देने के साथ नागरिकों की सुविधा के लिए कई अन्य कदम भी उठाए गए। राज्य को मिला ये पुरस्कार आधार पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, परिचालन दक्षता और सेवा उत्कृष्टता के प्रति प्रदेश सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र के लाडफा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल सक्रिय सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सदस्यता अभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सांसद नवीन जिंदल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार आम जनमानस को सहूलियत देने के लिए 24 घंटे कार्य कर रही है। देश व प्रदेश में समाज के अंतिम व्यक्ति की समस्या को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो रहा है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। और पार्टी ने क्या क्या
किस समय से संघर्ष करके आज पार्टी इस मुकाम के ऊपर पहुंची है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के संघर्ष की पार्टी है, और उसको लेकर के आज इस सम्मेलन के अंदर चर्चा हुई है। और 14 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यमुनानगर में 800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। उसमें भी मैंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि भारी संख्या के अंदर वहां पहुंचे। फरीदाबाद नगर निगम के निर्वाचित मेयर और पार्षदों की पहली बैठक आज संपन्न हुई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे। सदन की पहली बैठक में 1973 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, जो पिछले कार्यकाल के मुकाबले 20% अधिक है। मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि पेश हुए बजट का असर जल्दी ही दिखाई देने लगेगा। सबसे पहले सफाई अभियान चलाया जाएगा और पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए जगह जगह बूस्टर और ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। शहर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की सफाई करवाई जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड का दौरा कर विकास कार्यों को गति दी जाएगी। मेयर ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की घोषणा के अनुसार सभी पार्षदों को विकास कार्य के लिए 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। वहीं मेयर के कोटे से भी 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार से जनता को बहुत ही उम्मीदें हैं और उन्हें पूरा किया जाएगा। बजट पास हुआ है और पूर्व के वर्ष से ये करीब 20% एक्स्ट्रा किया गया है। पहला अभियान हमारा सफाई का है, साथ ही साथ जो कि यहाँ पानी की कमी है, पानी के ऊपर अब जगह जगह बूस्टर्स और ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे। और बारिश से पहले जो हमारी प्लानिंग रहती है नालों की सफाई, उसके ऊपर काम किया जाएगा। जो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने कमिटमेंट किया था 1 करोड़ एक पार्षद को देने का, हाँ 1 करोड़ एक पार्षद को दिया जाएगा, लेकिन जो उनकी योजनाएं हैं अपने वार्ड को लेकर उन पर खर्च किया जाएगा। और 25 लाख रुपया मेयर की तरफ से, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो एटलीस्ट मुझे अनाउंस करने के लिए, मेरे पार्षदों को देने के लिए, वो हमने अलग किया है इसको। और उसके अलावा भी हर पार्षद को मैं एक विजिट एक वार्ड में करूँगी, खुद करूँगी, और उसमें जितनी जिसको आवश्यकता होगी वो दिया जाएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने वक्फ संशोधन कानून के देश के मुसलमानों के हित का बताया है। उन्होंने कहा कि अब वक्फ का पैसा ठेकेदारों की जेब में जाने की बजाय मुस्लिम समाज के उत्थान में काम आएगा। इस नए कानून पर खुलकर बात करते हुए उन्होंने विपक्ष के आरोपों को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड की अरबों रुपए की संपत्ति है, जिसमें गरीब मुसलमानों के उत्थान पर खर्च किया जाना था, पर इसका सही उपयोग नहीं हुआ। अब इसका ऑडिट होगा और 1 साल बाद ही मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। इस कानून से मुस्लिम लोगों में भी खुशी की लहर है। आएगा वो सारा बोर्ड में आ जाएगा। बोर्ड मुस्लिम समाज के ऊपर ही खर्च करेगा, लेकिन उसका ऑडिट जिले का डिप्टी कमिश्नर है वो उसमें शामिल होगा। कुछ एक ऐसे लोग होंगे जो सियाने समझदार हैं उसी समाज के, वो भी शामिल होंगे उसका देख रेख करने के लिए कि ये पैसा सही आए, सही खर्च हो, केवल मुस्लिम समाज पर हो। इसलिए केवल जो ठोड़ेदार है ना, ठोंडे, उनको तकलीफ है। आम समाज का तो बेचारे पैसे मांगते फिरते थे कि हमारा चारदीवारी करवा दो, हमारा ये करवा दो, जबकि आमदनी उससे कई गुना ज़्यादा है। आप जिले में देखोगे ना, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ लाखों रुपए की आमदनी हो सकती थी, लेकिन आवेगा कितना, 100 रुपये, 50 रुपये। ये सुधार जो किया है, इससे बढ़िया सुधार उस मुस्लिम समाज के लिए हो ही नहीं सकता। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच अब देश के वैज्ञानिक अधिक पोषक तत्वों वाली नई गेहूं व जौ की किस्मों की इजाद करने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। इसी कड़ी में गेहूं की 12 और जौ की 3 नई जलवायु सहनशील और रोगरोधी किस्में जारी की गई हैं। ये किस्में बेहतर पैदावार के साथ साथ बायो फोर्टिफाइड भी हैं। इन किस्मों का बीज ब्रीडर एजेंसियों को अगले साल मिल जाएगा और वर्ष 2027 में किसानों तक पहुंचेगा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि गेहूं की 12 में से 2 किस्में संस्थान की ओर से विकसित की गई हैं। इन्हें DBW 386 कर्ण खुशबू नाम दिया गया है। ये किस्म सिंचित और समय से बुवाई के लिए हरियाणा, पंजाब सहित
उत्तर पूर्वी मैदान के क्षेत्र के लिए अनुमोदित की गई है। इसकी औसत पैदावार 52.01 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये जलवायु सहनशील होने के साथ साथ रोगरोधी भी है। इसी प्रकार जौ की एक किस्म DWRB 223 करनाल की है, जो छिलका रहित जौ की किस्म है। इनकी औसत पैदावार 42.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये सिंचित क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों के लिए अनुमोदित की गई है। प्रमुख है हमारी DBW 386 है, वो पूर्वोत्तर भारत के लिए की गई है। और उसके अलावा जो एक DBW 443 है प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए है, हाई क्वालिटी वैरायटी के तौर पे। और जौ की जो प्रजाति हुई है वो DWRB 223 है, जो छिलका रहित प्रजाति है। जैसे हमारी प्रजातियां जो हैं, एक DBW 386 और DBW 443, ये दोनों ही मौसम अनुकूल है, जलवायु अनुकूल किस्में हैं और बायोफोर्टिफाइड भी हैं दोनों ही। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। गर्मी के कारण पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में कल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रिकॉर्ड किया गया। हिसार में अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। अप्रैल की शुरुआत में ही तपती गर्मी ने दस्तक दे दी है। रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद और नूंह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि इस बार गर्मी नए रिकॉर्ड बना सकती है। दोपहर के समय विशेष रूप से दोपहर 12 से 4 बजे तक गर्मी का प्रभाव अधिक महसूस किया जा रहा है। लगातार बढ़ रहे तापमान से लोग परेशान हैं। कामकाज पर भी इसका असर दिखने लगा है। लोग गर्मी के चलते घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। अप्रैल की शुरुआत में ही मौसम के इस बदले रूप से ये संकेत मिलते हैं कि इस बार गर्मी का असर पहले से अधिक तेज़ और लंबे समय तक रहेगा। डॉक्टरों ने भीषण गर्मी के चलते शरीर में पानी की कमी ना होने देने की सलाह दी है। लोग खान पान में अधिक से अधिक तरल पदार्थों को शामिल करें और लू से बचने के लिए सावधानी बरतें। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है, हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ जाती है। उसको पूरी करने के लिए हमें बार बार पानी पीना चाहिए। पानी की कमी शरीर में होगी तो कई हमारे जो महत्वपूर्ण लवण खनिज होते हैं उनकी कमी हो जाती है, और जिससे हमें वीकनेस महसूस होती है, क्योंकि हमारे पसीने में भी नमक निकल जाता है। तो हमें नींबू का पानी पीना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए। और पानी की पूर्ति करने के लिए गर्मी तो बढ़ी जाती है दिनों में। प्रेजेंट टाइम में देखो तो जो पारा है, टेम्परेचर पारा, वैसे वो 40 पार जाने जा रहा है। आने वाले वक्त में और गर्मी बढ़ेगी। तो सारे लोगों ने अपने गर्मी का इंतजाम कर लिया है। तो सारे लोग अपने गर्मी का इंतजाम अच्छे से कर रखा है। और मेरा तो यही कहना है कि अपने गर्मी के जैसे भी जिससे हो सके उस हिसाब से अपना बंदोबस्त रखें और घर से बाहर कुछ कमी नहीं। भाई सर, गर्मी विकट पड़ रही है, इसमें कोई दौरा नहीं है जी। तापमान ज्यादा है, इसलिए हम घर से नहीं निकल रहे। कूलर, फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन सब चला दीजिए, लेकिन फिर भी तापमान कम नहीं हो रहा है। विशेष गर्मी है सर। हिसार रोजगार कार्यालय में कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पंजीकृत युवाओं ने भाग लिया। रोजगार कार्यालय अधिकारी पंकज ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार समय समय पर इन मेलों का आयोजन किया जाता है। पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को रोजगार मेलों में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। आज के मेले में 5 अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया। रोजगार का कार्यालय कंपनियों और बेरोजगार युवाओं के बीच में एक कड़ी का काम करता है। साथ ही युवाओं को कौशल के प्रति भी जागरूक किया जाता है। आए हैं इसमें अलग अलग सेक्टर्स के हैं। फाइनेंशियल सेक्टर से PNB मेटलाइफ से हैं, जैसे टेक्निकल में रविंद्रा पाइप से हमारे यहाँ से एम्प्लॉयर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बायो फर्टिलाइजर की गणपति बायोटेक, इस प्रकार से 5 एम्प्लॉयर्स हमारे पास आए हैं। और इनसे हमें 40 से ज़्यादा अप्रोक्सीमेट 44 की हमें वैकेंसी प्राप्त हुई है। और ये ऑनगोइंग प्रक्रिया जारी है। अभी तक हमारे पास 70 से अधिक प्रार्थी जो पंजीकृत प्रार्थी हैं वो आ चुके हैं और इसमें प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें अभी भी आना जारी है। इसमें पहले शॉर्टलिस्ट करके उनका वो इंटरव्यू वगैरह लेंगे, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन का वो हमें लिस्ट हमें मुहैया करवाएंगे। मंडल रोजगार कार्यालय निरंतर युवाओं को एक कड़ी का कार्य करता है बेरोजगार युवाओं के और एम्प्लॉयर्स के बीच में।
वहीं रोजगार मेले में आए युवाओं ने कहा कि इस तरह के मेले बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। योग्यता के अनुसार आज के मेले में उन्हें विभिन्न कंपनियों द्वारा रोजगार के ऑफर प्रदान किए गए हैं। युवाओं ने कहा कि सरकारी नौकरी के पीछे ना भागकर निजी कंपनियों में भी रोजगार लिया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिसको भाई ये होता है कि हमें नौकरी नहीं मिली, सब गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, हर बंदा का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे आके वो हर कंपनी में इंटरव्यू दे के ये कर सकता है हाँ भाई मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, बैंक में, फर्टिलाइज़र में या किसी में भी, तो इस हिसाब से अपनी चॉइस चुन सकता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वर्क कर सकता है। हेल्पफुल होते हैं क्योंकि युवाओं को पता ही नहीं लगता कि किस फील्ड में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे जो फेयर होते हैं उनसे पता चल जाता है। रजिस्ट्रेशन CSC सेंटर के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जैसे ही जो कोई भी जॉब मेला लगता है तो जो रोजगार डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आता है कि इस महीने में इस दिन इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं। मैंने HRS के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई किया था गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। लोगों को पता नहीं लगता कि कहाँ जॉब्स लग रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, तो फिर बहुत हेल्पफुल होती हैं। और अभी मेरे पास भी 2-3 दिन पहले कॉल आया था कि हाँ मैंने इंटरव्यू होने वाला है तुम्हारा, तो फिर इट इज़ इन्फॉर्मेटिव। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वाला ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो इनका मेरे पास आया कल फ़ोन, तो मैंने यहाँ पर आकर इनको जो फेयर लग रहा था, ये मेला लग रहा था, मैंने यहाँ पर आकर इनको अप्लाई किया। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह दिया, मेरे को अच्छा लगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में उपयोग होने वाली सामग्री की लागत में 9.50% की वृद्धि की है। इस योजना के तहत देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में लगभग 954 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत वहन करेगी। इससे विद्यार्थियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि नई दरें 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। ये सामग्री लागत की न्यूनतम अनिवार्य दरें हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें अपने निर्धारित हिस्से से अधिक योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। PM पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत 10.36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय आते हैं। यहाँ बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक के 11.20 करोड़ विद्यार्थियों को दिन में एक बार गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत भोजन बनाने के लिए दाल, सब्जियां, तेल, मसाले और ईंधन आदि की खरीद के लिए सामग्री लागत प्रदान की जाती है। सामग्रिक लागत के अलावा भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भी उपलब्ध कराती है। इस योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्रदान करना और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाना है। मुंबई में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स पहला वैश्विक मंच है जो भारत को मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अग्रसर है। वेव समिट के तहत आयोजन हो रहा वेव्स एक्स का जो वेव्स एक्सीलरेटर है, इसके जरिए स्टार्टअप्स को वेव्स समिट में निवेशकों को अपने आइडियाज़ पिच करने का मौका मिल रहा है। किस तरह से वेव्स ऐप लाइव भारत के युवाओं को सपने को साकार कर रहा है, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कोई भी आर्टिस्ट बिना प्लेटफॉर्म के बड़ा नहीं होता, और वेव्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ा बनाएगा। वेवएक्स लाइव एक ऐसा मंच जो स्टार्टअप्स को जोड़ता है देश विदेश के दिग्गज निवेशकों से। भारत सरकार और IAMAI द्वारा आयोजित वेवएक्स लाइव वेव समिट का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ AR, VR, गेमिंग, एनिमेशन, जनरेटिव AI और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स को मिल रहा है मंच अपने आइडियाज को ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज में बदलने के लिए। हम स्टार्टअप्स जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की स्टार्टअप्स हैं, हम उनको फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। जो निवेशक हैं हमारे प्राइवेट निवेशक हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम इनको निवेश दिलवाएंगे। साथ ही साथ इनको मेंटरशिप भी दिलवाई जाएगी। इसमें वेवएक्स में हमारा फोकस मीडिया एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स पे है, जैसे कि एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, VFX है, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, कॉमिक्स और साउंड प्रोडक्शन, इस टाइप के जितने भी रिलेटेड हमारे सेक्टर हैं उनको इसमें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।